नमस्कार, मैं अश्विनी जोशी एक बार फिर हाजिर हूं चुनावी महासंग्राम लेकर। गुड़गांव लोकसभा सीट पर मतदान होने में चंद ही घंटों का समय रह गया है। इस सीट पर सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उनके समर्थकों ने भी इस सीट को जिताने में कोई भी कोर-कसर नहीं छोड़ रखी। अब देखते हैं कि किसके पक्ष में पड़ेगा मतदान और कौन जीतेगा ये चुनावी महासंग्राम। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा ने इस सीट पर दांव लगाया है प्रदेश के कद्दावर नेता और कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए राव इंद्रजीत सिंह पर। वैसे तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपने मंच से ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और शायद इसी का तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट के रूप में राव इंद्रजीत सिंह को दिया है। राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में वोटरों की संख्या काफी हद तक लामबंद है। उन्होंने आरती राव को भी मैदान में उतार दिया है, जो उनकी राजनीतिक विरासत की उत्तराधिकारी कही जा सकती हैं। देखना यह है कि आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर कब्जा कर पाती है या नहीं। में बिठा दिया, चाहे विदेश में हो चाहे देश के अंदर हो। आज कहते हैं कि इसने कमजोर नेतृत्व इस देश में कभी पहला नहीं देखा। मैं भाषण नहीं देना चाहता, मेरे से पहले बहुत साथियों ने कह दिया। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि भाई आपने हमेशा मेरा साथ दिया, इस आखिरी लड़ाई में मेरा साथ और दो। हम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हैं और उस दरवाजे से पहर करके हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता, इलाके की सरदारी माता बहनों और बच्चों है तो नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। कहने को तो ये मिलेनियम सिटी गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं, लेकिन मिलेनियम सिटी केवल नाम के तौर के ऊपर गुड़गांव का नाम है। वास्तव में जो मूल रूप सुविधाएं एक मिलेनियम सिटी के अंदर होनी चाहिए, उससे यहाँ की जनता वंचित है। हालांकि 65% राजस्व आज के दिन हरियाणा सरकार के कोष के अंदर केवल अकेले गुड़गांव से जाता है, लेकिन ना यहाँ सीवरेज है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना सड़क है, और सारा पैसा गुड़गांव से जो जाता है चंडीगढ़ होकर के वापस नहीं आता। एक डिमांड थी गुड़गांव वासियों की पिछले 7 साल से कि किसी तौर के ऊपर यहां पर गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित कर दी जाए, ताकि यहां के फैसले गुड़गांव के स्तर पर ही हो पाएं। लेकिन 7 साल हो गए, हरियाणा सरकार ने इसके अंदर कान नहीं लाए, इनके कोई जू नहीं चली। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने ये गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी की अगर स्थापना करनी है तो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को वोट देना होगा। और जीडीए ही नहीं, समस्याएं हमारे सामने अनेक हैं, और सबसे बड़ी अगर समस्या गुड़गांव और फरीदाबाद या एनसीआर रीजन के लोगों के सामने है, वो भू माफिया की है, लैंड माफिया की है, माइनिंग माफिया की है। पिछले कुछ सालों के अंदर 3 मास्टर प्लान ये कांग्रेस की सरकार ने तजवीज किए। 2021 का, 2025 का और 2031 का।
और अगर हाई कोर्ट बीच में दखल नहीं दिया होता तो 2035 का भी मास्टर प्लान ये सरकार करने जा रही थी। एक मास्टर प्लान के ऊपर अमूमन 15 साल एक सरकार लगाती है, और अगर सरकार बदल जाती है 2 या 3 सरकारें 15 साल एक मास्टर प्लान को भरने का प्रयास करती हैं। ये पहली बार मैं समझता हूं कि देश की हिस्ट्री के अंदर ऐसी सरकार आई जिन्होंने 3 साल के अंदर 45 साल की योजना बनाई। किस तौर पे बनाई? प्रॉफिटियरिंग के वास्ते, प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा देने के वास्ते 3 मास्टर प्लान बनाई, अनेक बार उनको संशोधन करके तब्दील करके और फिर फाइनल किया गया। गुड़गांव की जनता का फायदा नहीं हुआ, लेकिन बिल्डर यहां जो उंगली के ऊपर 5 गिने जाया करते थे, आज के दिन अगर 1000 भी कहो तो भी कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो गुड़गांव का क्षेत्र, फरीदाबाद का क्षेत्र, दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर का क्षेत्र अगर काट के बेचा है, काट करके बेचा है, जिस तरह से प्लॉट काट के बेचे जाते हैं, तो ये काम हमारी हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों के अंदर किया है। इसको समाप्त करना पड़ेगा। जमीन यहां की चली गई और बच्चों को नौकरी भी नसीब नहीं हुई। यहां इंडस्ट्री लग गई, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आईटीआई के संसाधन, जहां बच्चे पढ़ करके और तालीम पा करके और नौकरी के लिए यहां अप्लाई कर सकते थे, वो उन्होंने एक विशेष क्षेत्र के अंदर खोल दिए। यानी जमीन आपकी जाए, बच्चे वहां के लगे। ये हमारे साथ दुबात हुई है और इसको हमने दुरुस्त अगर करना है तो भारतीय जनता पार्टी का हमको दामन थामना पड़ेगा। कहते हैं गुड़गांव के इर्द गिर्द इतना सीमेंट लग गया है कि जो पुराने दौर से पानी के नाले हुआ करते थे, उनको भी मास्टर प्लान के ऊपर ला करके और कंक्रीटाइज कर दिया गया है। जो पानी जमीन के अंदर जज्ब हो सकता था, उस पानी के रास्ते निकाल दिए, या बीच के अंदर उन्होंने कॉलोनीज या इमारतें खड़ी कर दी। वो पानी जो हमारा जज्ब होकर के आगे के लिए हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन सकता था, आज के दिन वो दिल्ली जा रहा है ड्रेन नंबर 8 के मार्फत, और गंदा होकर के और पलवल ये किशनपाल सिंह जी गुजर की हल्का पड़ता है। दिल्ली उसको प्रदूषित करती है और निकल करके फिर ये पलवल से जाकर के मथुरा तक जाता है। ना हमारे काम आया और ना फरीदाबाद वालों के काम आया। और लैंड माफिया, माइनिंग माफिया ने जो करोड़ों रुपए कमाए हैं, ये सारे का सारा पैसा नंबर 2 का गया है। कुछ तो यहां रहा और कुछ विदेशी बैंकों के अंदर इन्होंने जमा करा दिया। अगर ये धन वापस लाना है, जो करोड़ों के घोटाले पिछले 5-7 साल के अंदर हमारे देशवासियों के सामने आए हैं, तो भाई कमल का फूल थाम का निशान का थामना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड से अगर पैसा वापस आएगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और नरेंद्र भाई मोदी के मार्फत से आएगा। मैं एक और समस्या का जिक्र करना चाहता हूं, जो गुड़गांव के आयुध डिपो के आसपास के 900 दायरे के भीतर रहने वालों को सामना करना पड़ रहा है। 1 लाख वोट, कम से कम 10 लाख व्यक्ति उस 900 मीटर के दायरे के अंदर आज के दिन बाशिंदे हैं। आज से नहीं, 15 साल 20 साल से वहां के बाशिंदे हैं, लेकिन आज उनको मीटर नहीं मिल रहे, पानी की सुविधा नहीं मिल रही, आज उनको सीवरेज की व्यवस्था नहीं मिल रही। और ये जिन लोगों ने उनको वहां काबिज किया था, वहां बचाया था, वो अफसर सारे के सारे फ्री डोल रहे हैं हरियाणा सरकार के अंदर बढ़िया बढ़िया जगह के ऊपर जाकर के और अपना माल बटोर रहे हैं। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये 5-7 जिले ऐसे हैं हमारे दक्षिणी हरियाणा के, जिनके साथ सदियों से, दशकों से भेदभाव हुआ है। हमने ये लड़ाई लड़ी है, लेकिन लड़ाई न हारी है न जीती है, सिर्फ अगली लड़ाई लड़ने के लायक जिंदा रह गए हैं। अब ये लड़ाई निर्णायक दौर के अंदर आ चुकी है और इसके लिए पहले तो देश का फैसला करना होगा और उसके 2 महीने के बाद प्रदेश का फैसला करना होगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, इस लड़ाई के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का साथ दें, इस लड़ाई के अंदर किशनपाल गुर्जर का साथ दें और आपका अजीज और हमसफर साथी इंद्रजीत सिंह का साथ दें। आने वाले समय के अंदर हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे और आपके विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
कमल को विजय बनाइए, हमारे साथी दल को विजय बनाइए। और मेरी पूरे देशवासियों से अपील है, अब देश को सिर्फ परिवर्तन चाहिए नहीं, ये गए और कोई आया ऐसा नहीं, ये तो जाएंगे 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 बचने वाले। लेकिन जो सरकार आए वो मजबूत होनी चाहिए, ढीली डाली नहीं, पर्दे के पीछे कोई नचाए से नाचना पड़े इसी तरह काम नहीं। आज वो करना है तो कम से कम 300 लोकसभा के सभ्य भाजपा के चुन करके हुई। मजबूत सरकार बनाइए तो इरादा भी मजबूत होगा, अगर सरकार मजबूत होगी तो काम भी मजबूत होगा, अगर सरकार मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। और इसलिए मेरे भाई बहनों, 300 से ज्यादा सीटों के साथ इस चुनाव में देश भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको सबको पूरा। मेरे देशवासियों, आपने अब तक सांसद को चुना है, एक बार सेवक को चुन करके देखिए। भाई बहनों, वे सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, मैं चाय बेचते बेचते बड़ा हुआ। वे नामदार है, मैं कामदार। और इसलिए मैं कहता हूं भाई बहनों, इस बार सेवक पसंद करके देख लीजिए, शासक बहुत देख लिए, तबाही बहुत देख लिए, एक बार सेवक चुन के देखिए। भाई बहनों, आपने मुझे 60 साल दिए, 60 साल कम समय नहीं होता है। 60 साल में हिंदुस्तान को कहां से कहां ले जा सकते थे, लेकिन सब बर्बाद हो गया। 60 साल तो तबाह हो चुके हैं। भाई बहनों, मैं तबाही का मंजर देख करके कहता हूं, मेरे गुजरात के अनुभव के आधार पर कहता हूं, भाई बहनों, उनको आपने 60 साल दिए, मेरे देशवासियों मुझे सिर्फ 60 महीने दिए। जो काम 60 साल में वो नहीं कर पाए, वो 60 महीनों में करने का मैं आपको इरादा लेकर आया। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने जोर और दूसरे जगह समर्थन किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहां पर दाव लगाया है राव धर्मपाल पर। राव धर्मपाल बादशाहपुर से विधायक हैं। इस बार टिकट की दौड़ में प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र चिरंजीव राव भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश टिकट गिरा राव धर्मपाल की झोली में। बहरहाल अब वर्तमान में प्रदेश के बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके पुत्र चिरंजीव राव लगातार कांग्रेस के पक्ष में दौरे कर रहे हैं और राव धर्मपाल को जिताने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि अंदर की गुटबाजी कहां तक रोक पाने में सक्षम हो पाते हैं। बहरहाल
एक बड़ी संख्या कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो चुकी है। देखना यह है कि वो संख्या मतदान में भी तब्दील हो पाती है या नहीं। दारोड़ा में आया तो किस तरह का जन संपर्क मिल रहा है? आज छत्तीस बिरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी सैनिक धर्मशाला में वहाँ हर वार्ड के मेंबर भी थे और यहाँ पर भी जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, यहाँ पर भी मैं आया हूँ। तो लोगों में एक जोश है और जो एक बात कह रहे थे कि मोदी की लहर है, कोई मोदी की लहर नहीं है। और जो व्यक्ति एक दफ़ा भी नहीं आया, एक नया पैसा आज तक जो है ना धारोड़ा में दिया, ना रेवाड़ी में दिया, ना किसी गाँव में दिया, ना कभी आया है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तो नहीं है, बाकी लोगों के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि जो राव धर्मपाल जी हैं वो एक साधारण किसान के बेटे हैं और भूतपूर्व सैनिक भी हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे जो साथी हैं मिलकर और इस बार कांग्रेस को जिताएंगे। जी, जिस तरह के मुद्दे आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, उसी तरह के मुद्दे राव इंद्रजीत जी भी जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं कि विकास कराया मैंने, जो काम आप गिना रहे हैं वही इंद्रजीत जी गिना पा रहे हैं। तो क्या वो तो यूपीए के काम थे, एनडीए के काम थोड़ी ना है। उनका क्या रहा था उसमें? वो जो काम कराए थे वो हमारी जो यूपी की जो सरकार है उसकी उपलब्धियां हैं, एनडीए की उपलब्धि थोड़ी ना है। तो ये तो आपका कहने का तात्पर्य है कि इंद्रजीत जी का कोई उसमें वो नहीं था, कांग्रेस पार्टी का था। सैनिक स्कूल में जितना पैसा लगा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है उनका वो पत्थर भी रखा अभी मनमोहन सिंह जी ने, और तब तक तो ये बागी हो चुके थे। और सैनिक स्कूल है उसमें उनका क्या योगदान है? सारा कुछ जो है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो उनमें कोई योगदान ही नहीं उनका। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि जो भी काम थे वो कांग्रेस सरकार के थे, ना कि इंद्रजीत जी के थे। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के काम थे। और दूसरी बात ये है कि उनसे ये पूछा जाए कि वो गांव में और लोगों के बीच में कितने दफ़ा आए। आज किसी बस्ती में गए हो, गरीब बस्ती में कभी गए हो, या कभी कहीं मोहल्ले में गए हो, या कभी कोई दफ्तर उनका हो, धारणा में दफ्तर भी खोल रखा हो, कभी कोई ऑफिस में आके मिलते हो। मैं तो फिर भी जो है साल में कम से कम 10 दफ़ा मैं आ चुका हूँ ऑफिस में। मैं मिलता हूँ आगे लोगों से। मेरा बेटा जो यहाँ बैठता है वो मिलता है लोगों से। ये तो मिलते ही नहीं लोगों से। चिरंजीवी राव की बात करें और आपकी बात करें तो किस तरह से जनसंपर्क में लगे हुए हैं आप राव धर्मपाल? कल चिरंजीवी ने कुछ गांव परसों किए थे, 4 गांव। कल और भी करेगा वो, और परसों भी करेगा। तो दो दिन में मैं भी करूँगा, और कल भी मेरे कार्यक्रम है। जी, तो किस तरह का कल धर्मपाल जी का मेरा कार्यक्रम है। जी, किस तरह का जनसंपर्क आपके साथ जुड़ रहा है? किस तरह से लोगों में जोश है? बीच में हमारा तो विकास की पहचान है। अभी कप्तान साहब ने गिरवाए कि कॉलेज खुल रहे हैं, ITI खुल रही है, सब तरह का विकास हो रहा है। और ये सब हमारी हरियाणा सरकार का, कांग्रेस पार्टी के कप्तान साहब के प्रयास है। और इसको हम गति को और बढ़ाने के लिए हम दोनों इकट्ठे होंगे। पार्लियामेंट में हम एक नीचे विधानसभा हम चाहते हैं इस इलाके का विकास हो। हमारी ऐसी होगी अपनी निजी इच्छा नहीं है, हम सिर्फ विकास चाहते हैं और इलाके का विकास होगा। युवाओं की बात करें तो युवाओं का किस तरह का अगर विकास होगा तो युवाओं का ऑटोमेटिकली विकास है। हम बच्चों के लिए इंस्टीट्यूशन देंगे, पढ़ाई के संस्थान देंगे, बच्चे पढ़ेंगे। इन्हीं का भविष्य तो है इसके पीछे, बच्चों का ही भविष्य है इसके पीछे।
पार्टी को एक एक वोट देकर उनको हमारे संसद के अंदर पहुंचाए, ताकि हमारे इलाके की मांग जो भी हमारी बातें हैं वो संसद में रख सके। इस चुनावी समर के तीसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मपाल पहलवान कोटा। धर्मपाल पहलवान पिछले 2 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को रिझाने के लिए और अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की टिकट मिल जाने से भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ आकर खड़ा हो गया है। लोगों में इस बात की उत्सुकता दिखाई दे रही है कि क्या धर्मपाल पहलवान भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन वर्तमान में धर्मपाल पहलवान लगातार चुनौतियां देने में सक्षम हो पा रहे हैं। पगड़ी बांध करके स्वागत भाई साहब का किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा। सभी लोगों को हाथी में बटन दबा के भारी मतों से जिताना है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। बहुत ही सौभाग्य और खुशी की बात है। धर्मपाल जी, आप जिस तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए, तो किस तरह का जनसंपर्क आपके साथ जुड़ा हुआ? यहाँ पर पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो जनसमर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है, मैंने आज तक किसी पार्टी और किसी नेता के समर्थन में इतना भारी समर्थन कभी नहीं देखा। पूरा जनसमूह और पूरा क्षेत्र इस बार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया। आप 2 दिवसीय दौरे पर बावल, चौरासी और धारोड़ा के इलाके में घूम रहे हैं, तो किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? मैं बता तो रहा हूँ आपको, यहाँ का जो जन समर्थन मिल रहा है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे सभी कैंडिडेटों की जमानत जब्त करने जा रही है। जी जी, युवाओं के लिए क्या स्पेशली आप अपने चुनाव घोषणा में कर रहे हैं? हम घोषणा नहीं करते, हम वादे नहीं करते, हम जो वादे करते हैं उसी समय निभाते हैं। जी, तो अभी किस तरह से अपने वोटरों से आप अपील कर रहे हैं वोट बहुजन समाज पार्टी को देने के लिए? मैं उन वोटरों से, मैंने समाज की सेवा की है, सभी पूरे क्षेत्र की जनता को ये पता है, पूरे क्षेत्र की जनता आज परिवर्तन चाहती है, पूरे देश में परिवर्तन की लहर है। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी का कुशासन और दूसरी पार्टियों का कुशासन इतने लंबे समय तक रहा, उससे पूरे देश की जनता उठ चुकी है। इसी तरीके से गुड़गांव लोकसभा की जनता भी यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनसे पूरे तरीके से उठ चुकी है। जी भाई, धर्मपाल राठी जी हमारे गुड़गांव लोकसभा से अपने बसपा के उम्मीदवार हैं। पहले भी यहाँ के सांसद रहे हमारे बीच में। अब हमें भी यही शिकायत है और पब्लिक को भी यही शिकायत है। पहले उनका साथ दिया हमने, अब वो 5 साल में एक बार भी आके ना तो वार्डवासी से मिले ना गांव वासियों से मिले। तो भाइयों की हमारे पीछे जो भाई हैं उनसे हम वोटों की कहते हैं तो वो ही कहते हैं जी पहले भी वोट दी थी 5 साल में, तो वो दिखाई भी नहीं दिए। तो अब यही है कि हमने मन बना लिया है, दलित समाज का पूरा समर्थन है बहन मायावती को और धर्मपाल राठी जी को। धर्मपाल राठी जिंदाबाद, धर्मपाल राठी जिंदाबाद। फरीदाबाद से लगी हुई गुड़गांव लोकसभा की सीट से हमने पिछड़े वर्ग से अर्थात गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले श्री धर्मपाल राठी को चुनाव के मैदान में उतारा है। तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी दलों को, सभी वर्गों को, सभी जातियों को बराबर मान सम्मान देती है। उसमें सबको बराबर हक और अधिकार मिलते हैं। आपको ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए जो पूरे देश को एक सूत्रधार में बांधकर पूरे देश को चला सके, पूरे देश की बागडोर को संभाल सके। पूरे देश में कोई धर्म, कोई सांप्रदायिक दंगे ना भड़के, पूरा देश उस नेता में विश्वास कर सके। देश को जोड़ने का काम करे, देश को तोड़ने का काम ना करे, ऐसा नेता आपको चुनना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में जब शासन था आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी हिस्से से पूरा जुड़ा हुआ है, लेकर सहारनपुर से मथुरा तक, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा अनेक नए शहर बसाने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। लाखों करोड़ रुपए की लागत से अनेक विकास उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कराए। बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो वहां पर
सभी दलों को, सभी वर्गों को समान हक मिला, समान हक और अधिकार दिलाया गया, सभी को सम्मान दिलाया गया। उन्होंने कभी भी किसी एक जाति की लड़ाई न लड़के सर्व समाज की उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस देश का नेता भी ऐसा होना चाहिए, देश की बागडोर भी ऐसे नेता के हाथ में होनी चाहिए जो सर्व समाज को साथ लेकर चल सके, सर्व समाज का सम्मान कर सके और पूरे देश को एक सूत्रधार में बांधकर चल सके, जब ये देश महान भारतवर्ष बन सकता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आने वाली 10 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर मोहर लगाकर अपने भाई को विजयी बनावे और इस देश का बागडोर जो है बहन कुमारी मायावती के हाथ में सौंपने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब बात सूबे के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल की। जी हां, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने दाव लगाया है जाकिर हुसैन पर। यहां आपको बताते चले कि जाकिर हुसैन पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि दोनों में तगड़ी टक्कर हुई थी। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जहां धर्मपाल पहलवान मैदान में हैं, वहीं इनेलो की टिकट पर आ चुके हैं जाकिर हुसैन। एक बड़ा वर्ग जाकिर हुसैन के साथ होने से लगातार यह माना जा रहा है कि जाकिर हुसैन ही भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। देखना यह है कि जाकिर हुसैन कितना प्रभावी रहते हैं मतदान के दिन तक। क्या वो अपने वोटरों को अपने साथ लामबंद कर पाने में सक्षम होते हैं, या फिर जीत का अंतर या हार का अंतर गिनना पड़ेगा किसी ना किसी एक पार्टी को। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जाकिर हुसैन के पक्ष में लगातार इनेलो के बड़े नेताओं द्वारा प्रचार करना जारी है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता लगातार जाकिर हुसैन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी भी इस मैदान में कूद चुकी है। दिग्विजय चौटाला ने भी धारुएड़ा में प्रचार किया। गुड़गांव लोकसभा सीट पर इस प्रत्याशी को जिताने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। चौटाला है, हमारे बीच में भाई ताहिर हुसैन जी हैं। मैं इन सबका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब हमारे बीच में भाई ताहिर हुसैन जी, जो जाकिर हुसैन साहब के बेटे हैं, वो आए आपको संबोधित करेंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जब हमारे 10 के 10 मेंबर पार्लियामेंट आ रहे हैं तो 90 में से 80 सीटें हमारी एमएलए की भी आएंगी। चौटाला साहब मुख्यमंत्री हरियाणा होंगे, विकास करोड़ फिर हमारे बीच में होंगे, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। आपने जो मान सम्मान दिया, जो पगड़ी बांधकर जो स्वागत करा, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पगड़ी पे कभी कोई आज नहीं आने दूंगा। इस पगड़ी का मान सम्मान में साथ चढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया। जय हिंद। चौटाला साहब को अगर अपने बीच में देखना चाहते हो तो ये आपसी मतभेद, मनमुटाव और ये जाति पाति का नारा पीछे छोड़कर चौधरी जाकिर हुसैन के उस बटन पर दबा कर इस पर इनको लाखों की संख्या से जिताओ। भाई मैं तो एक बात कहूंगा कि ये 5 कांग्रेसी इस बार आपको बीजेपी के टिकट पे हत्ते चढ़े हैं। ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं आएगा। कांग्रेसियों का तो इलाज करना ही करना है, मगर 5 कांग्रेसी बीजेपी के टिकट पर भी है। भाई कुलदीप बिश्नोई का इलाज तो वो नौजवान दुष्यंत चौटाला जी करने में लगे हुए हैं। उधर धर्मवीर का इलाज जो हमारा राव साहब बहादुर जी, नाम में बहादुर और काम में बहादुर, भाई वो पूरा इलाज करके मानेंगे। और इस बार ये राव इंद्रजीत जी का भी इलाज आप एक बटन दबाकर और भारी संख्या से इनको जिताकर भेजो।
और भाई 10 की 10 सीट परमात्मा करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे, भाई 10 की 10 सीट चौटाला साहब के पक्ष में आए और फिर देश का प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जो आपकी सोच में और आपके मन में है, फिक्र ना करो, उससे दूसरा नहीं बनेगा। मगर इन कांग्रेसियों को पता चल जाएगा। अरे भाई ये भूपेंद्र हुड्डा जी आज मेरे को कह रहे, मेरे को सुनने में आया था कि भूपेंद्र हुड्डा जो है उनकी जो घरवाली है वो फूट फूट कर रोने लगी कि भाई मेरा बेटा तुम्हारे बीच में आना चाहता है मगर उसकी कमर में दर्द है, वो 1.5 महीने के बेड रेस्ट पर है। अरे आशा हुड्डा जी, ये तो अभी 1.5 महीने से कमर का दर्द है और आपकी आंखों में आंसू आने लग गए। मेरा दादा तो 1.5 साल से जेल में है, हमने तो कभी आंखों के आंसू नहीं निकाले। भाई आंखों के आंसू तो कायर लोग निकाला करते हैं, चौधरी देवीलाल ने हमें आंखों के आंसू नहीं, संघर्ष की आग में तब कर आगे बढ़ना सिखाया है। और मैं तो यही कहूंगा कि आओ मिलकर के इस हवन में आहुति डालें, आओ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी देवीलाल के इन सपनों को, हमारे इस हरे रंग के झंडे को हिमालय की उन ऊंची चट्टानों से भी ऊंचा करने का काम करें। हरियाणा से जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार 3 महीने बाद बनेगी तो साथियों पिछली बार 3000 नौकरियां देकर के जेल में गए हैं, अगली बार 30,000 नहीं, अगली बार 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। और भाई आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जैसे एक बार आपने कहा था कि ताऊ पूरा तोलेगा और लाल किले पे बोलेगा, तो भाई ताऊ लाल किले पे बुलवाया था आप लोगों ने कि नहीं, प्रधानमंत्री बनाया था कि नहीं। ये तो आज चंडीगढ़ की गद्दी हाथ में है, बस परमात्मा करे कभी ऐसा दिन भी आए कि वो दिल्ली वाली गद्दी हाथ में लग जाए तो 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। अगर नौकरियां देना पाप है, अगर मेरे नौजवान साथियों को रोजगार देना पाप है, तो भाई कांग्रेसियों कान खोल करके सुन लो, ये पाप एक बार नहीं बल्कि 100 बार भी करने को तैयार है। 2 लोग जेल में हैं, सोनिया गांधी, अगर हिम्मत है तो 2 क्यों सारे के सारे परिवार को जेल में डाल दे, तो भी चौधरी देवीलाल की और 36 बिरादरी की हरे रंग की पगड़ी कभी इटली के दरबार में नहीं झुकेगी। अगर हमें झुकना होगा और अगर हमें हाथ जोड़ने होंगे तो भाई इटली वाले हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, हम अगर हमें हाथ जोड़ना होगा तो यहाँ खड़े होकर इन बुजुर्गों के सामने जोड़ लेंगे। और आज आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के ही अपील करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ, भाई मौका मत चूक जाइयो। मौका चूक गए तो आपके एक एक वोट अगर गलत जगह पर पड़ गए तो चौटाला साहब राजा सिंह जी का जेल से बाहर आना भी और हमारी सोच और विचारधारा भी सदैव सदैव के लिए तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे रह जाएगी। साथियों ये आखिरी मौका है, आपने राव इंद्रजीत को खूब मौके देके देख लिए, इनके पिताजी को चौधरी देवीलाल ने चीफ मिनिस्टर बनाया था कि नहीं बनाया था। तो साथियों भाई हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। आज आपका ये बेटा आपसे एक मौका मांगने आया है, एक मौके के लिए निराश ना करियो, एक मौका चौधरी जाति को देकर लाखों की संख्या में जिताने का काम करो। तो मैं तो सीधी सीधी देसी भाषा में बात करने आया था। तो इसलिए आप लोगों ने आज जो प्यार दिया, सम्मान दिया, दारूहेड़ा में जो अपनापन दिया, मैं तो यही कहूंगा कि चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी आपके समक्ष खड़ा हूं, मैं नहीं, मेरी अगली 40 पीढ़ियां भी आपके बीच में यूं ही खड़ी रहे। जब आपको जरूरत पड़े तो आधी रात को ये परिवार आपके बीच में आकर खड़ा हो जाए और जब इस परिवार को जरूरत पड़े तो आप सब भी मिलकर थोड़ा प्यार बरसाएं, साथ में भाईचारा का कायम हो। परमात्मा करे कि हरियाणा तरक्की करे और भाई इस कांग्रेस से पीछा छूटे जिससे हम सारे परेशान हो लिए। अब इस कांग्रेस के लोग जो इटली के हैं वो इटली जाए और गरीब किसान मजदूर कमेरे की सोच का आदमी देश की बड़ी पंचायत में जाए। मेरा तो यही सपना है। आप सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। एक नारा मेरे साथ लगा दे, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे। दोनों हाथ उठा के, जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की। भाई जो ये हाथ नहीं उठा रहे, जिसने भी हाथ नहीं उठाया ये समझ लियो पक्के कांग्रेस की। दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की। दिग्विजय जी आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का जनसंपर्क मिलता है? जनसंपर्क में हम 3 दिन बसते चौधरी प्रकाश चौटाला जी लोकदल पार्टी की वेव है, लहर भी नहीं, लहर से भी ज़्यादा आती है और कि बदलते हुए मौसम के साथ बदलती हुई कांग्रेस पार्टी जो है इसका इतिहास खत्म हो जाएगा, सिमट जाएगा और नॉन कांग्रेस मूवमेंट जैसे 77 में 87 में आई, इसी प्रकार 2014 का ये युग जो है सब कुछ बदल के आपके सामने समझ आएगा। जी आपके पिता के घनिष्ठ मित्रों में की श्रेणी में आते राव इंद्रजीत जी और वो आपके कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके बारे में? हम घनिष्ठ मित्र एक जगह हैं, पारिवारिक संबंध एक जगह हैं, पार्टी अपनी जगह है, हमारी पॉलिटिकल सोच अलग है। तो हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने आए हैं, तो मित्रता की लड़ाई तो नहीं लड़ रहे। तो हमारी लड़ाई
वो है, मैं इंडिविजुअली उनका सम्मान करता हूँ और कद्दावर नेता है, ये नहीं कि उनके लिए हमारे मन में भावना है, मगर अब चूँकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो अब एक मौका चौधरी जाकिर हुसैन जी को दिया जाए, जिससे कि इस मौके पर वो प्रूव करें। और आज जो वोट राव इंद्रजीत के लिए डलेगा उससे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल में बैठे बैठाए कोई ताकत नहीं मिलेगी, और जो वोट जाकिर हुसैन के लिए डलेगा उससे हमारा जाकिर हुसैन जी भी जीतेंगे और चौटाला साहब कोई ताकत। जी, जिस तरह से पहले वो कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर अब इलेक्शन लड़ रहे, तो इस बार देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लास्ट मोमेंट पर एंट्री, भाई हम ये समझ सकते हैं 2-3 साल पहले आकर एंट्री लेकर वो चुनाव लड़ते तो मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली बात है। आज आए और आज ही टिकट मिल गया, इसका मतलब तो ये हरियाणा जमहूरियत कांग्रेस और ये बीजेपी और इनकी सबकी दुकान जो है वो खाली है, कोई भी आए कोई भी टिकट ले और कोई भी लड़े, तो इसका मतलब वो बीजेपी से नहीं इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी, 5 सीटों पर भी कांग्रेसी जो पुराने नेता वो इलेक्शन लड़ रहे थे, ये भी एक शर्म की बात है, शर्मिंदा करने वाली बात है कि बीजेपी ने इस तरह के लोगों को टिकट दी। हम इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं तो यही कहूँगा कि जनता इस पर फैसला करेगी, जनता करारा जवाब देगी। एंड मोमेंट पर आपका दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में जो दौरा है, क्या आपको कहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पर कमजोर स्थिति है? देखिए कमजोर स्थिति कहीं भी नहीं है, चारों तरफ अच्छी स्थिति है, तभी तो आप सभी मीडिया के चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इतनी जगह पर लीड कर रही है। कमजोर क्यों है? ये तो मेरी जिम्मेवारी है, जहाँ जहाँ पार्टी मुझे भेजेगी, चाहे लास्ट स्टेज में भेजेगी, 9 तारीख को भेजेगी, 9 तारीख की रात को भी जाकर मैं किसी के घर में जाकर प्रचार करूंगा, तो ये पार्टी का काम, पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी वो हम करते हैं, निभाने का हमारी जिम्मेवारी है। जी, युवाओं की बात करें तो किस तरह के मुद्दे युवाओं के बीच में? ग्रीन यूथ रेवोल्यूशन एक हमारी सोच है, जिसके तहत ज़्यादा रोजगार, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स में बढ़ोतरी और ये तमाम चीज़ें जो आज युवाओं से जुड़ी हैं, और रोजगार के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये हमारी। अभी आपके दौरे कहाँ स्टार्ट हुए? आपने अब तक अगर जब हम अपनी गुड़गांव सीट की बात करें तो किन किन इलाकों में आप दौरा कर चुके हैं? युवाओं को मोटिवेशन मेवात से होते हुए, गुड़गांव से होते हुए अब यहाँ पर पहुँचे हैं और दोबारा रोहतक की तरफ निकल जाएंगे। पूरे रोहतक जिले के भी आज काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। कल पूरे हरियाणा के तकरीबन 4 लोकसभा सीट्स के प्रोग्राम्स हैं, तो ये लास्ट डे है। जी, ये सार की बात करें तो चौटाला साहब वहाँ पे हिसार में कुलदीप जी के आमने सामने हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? भाई जात पात का जहर फैलाने वाले के खिलाफ एक नौजवान खड़ा है 25 साल का, 25 साल का नौजवान अपनी क्षमता से आज पछाड़ रहा है कुलदीप बिश्नोई जैसे जात पात का जहर फैलाने वाले व्यक्ति को, और ये सबसे बड़ी जीत होगी, इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। इसलिए होगी कि एक तो कुलदीप बिश्नोई हारेंगे और दूसरा उनकी जात पात का ये कल्चर सदैव के लिए खत्म होगा। जानना चाहूँगा कि आपके पिता को किस तरह का जन समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, अभी तक के जो हालात हैं, जो 9 की 9 विधानसभाएं हैं, ये लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव की, उसमें लोगों में एक आक्रोश है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और जो बीजेपी के जो सांसद हैं, जो उम्मीदवार हैं सांसद के खिलाफ भी। तो लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखते हुए और चौधरी जाकिर हुसैन साहब को बहुत भारी समर्थन दे रहे हैं, बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं। जी, जिस तरह से दिग्विजय चौटाला जी आपके जन समर्थन में लगे हुए हैं, तो युवाओं के साथ की बात करें तो किस तरह का जन समर्थन मिलता है? देखिए, जहाँ तक युवाओं के जन समर्थन की बात है, भाई दिग्विजय सिंह जी जो एक आस के रूप में, जो एक उम्मीद के रूप में आने वाली जो लीडरशिप होगी उसमें एक पहचान के रूप में उभर कर आए हैं, और पूरे प्रदेश का युवा उनकी तरफ देखता है एक आस, एक उम्मीद के साथ कि अगर कोई रोज़गार की बात होगी, कोई नौकरियों की बात होगी, तो वो कहीं ना कहीं उनके हक में बात करेंगे। अगर कोई लड़ाई की बात भी हुई तो उनके लिए वो सदैव हाजिर रहेंगे। और युवाओं में एक जो कहीं ना कहीं अभाव था दिशा का, वो दिशा और दशा देने का काम करा भाई दिग्विजय सिंह ने। तो युवा तो बहुत तत्पर है, बहुत आतुर है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बहुत मजबूती से जुड़ गया, चाहे इंसो के माध्यम से हो, चाहे युवा इनेलो के माध्यम से हो, चाहे मेन स्ट्रीम जो पार्टी है उसके माध्यम से। पिछली 3 या 4 पीढ़ियों से, स्पेशली 100 साल से आपका परिवार राजनीति में सक्रिय है, तो किस तरह का आपको उसका बेनिफिट मिल पा रहा है? देखिए, अगर हम जैसे कि हाँ पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें मेरी, अगर तो 100 साल से बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड रहा है राजनीति का, मगर उसमें जो ही राजनीति का रिकॉर्ड रहा है ये इस वजह से नहीं रहा कि हम किसी राजा परिवार से ताल्लुक़ रखते हों। हम तो बड़े साधारण से व्यक्ति रहे हैं और जन सेवा ही हमारा हमेशा घेरा है। और हर 5 सालों बाद जनता के बीच में वो रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। जनता ने अगर पास लिखा है तो पास, फेल तो फेल। जनता के बीच में ही रहकर क्या नाम है हम यहाँ से क्या नाम है जो राजनीतिक बात रही है वही हमेशा चलेगी। जी, मेवात की बात को छोड़कर अगर जब हम अहिरवाल की बात करें तो किस तरह का जन समर्थन? देखिए, एक तो जो सांसद महोदय का 10 साल का कार्यकाल,
उससे भी लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं। बेशक वो पार्टी छोड़कर चले गए हैं, मगर लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक्सेप्टेंस है वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो अहिरवाल की बात हो, बल्कि अहिरवाल की जो 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी ने इस बार मन बना लिया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और चौधरी जाकिर हुसैन जो कि उम्मीदवार गुड़गांव लोकसभा है वो यहाँ से गुड़गांव लोकसभा से मेंबर पार्लियामेंट होंगे। और अब बात आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार योगेंद्र यादव ने पार्टी के लिए काम किया और पार्टी ने इसका तोहफा दिया उन्हें गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट देकर। गुड़गांव लोकसभा सीट से लगातार प्रयासरत रहे योगेंद्र यादव चुनावी समर में उतर चुके हैं। चुनावी समर में उनका मुकाबला राव इंद्रजीत सिंह, जाकिर हुसैन, धर्मपाल पहलवान कोटा और राव धर्मपाल जैसे दिग्गजों से है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरे योगेंद्र यादव लगातार प्रयासरत हैं वोटरों को अपनी तरफ रिझाने में और उनका साथ दे रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल लगातार योगेंद्र यादव के पक्ष में रोड शो कर रहे हैं। धारूहेड़ा में भी रोड शो करते समय उन्होंने लोगों से योगेंद्र यादव को जिताने की अपील की। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे मजबूत आवाज अरविंद केजरीवाल। अंधकार है, लेकिन दोस्तों कुदरत का, भगवान का, अल्लाह का कोई करिश्मा हो रहा है कि एक नई पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, और 1 साल के अंदर दिल्ली के अंदर उसको 28 सीट मिल गई और उसकी सरकार बन गई। आज तक भारत में कभी नहीं हुआ था। आज एक ही पार्टी है जो इस देश के अंदर ईमानदार राजनीति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आज एक ही पार्टी है जो इस देश के अंदर सच्चाई की राजनीति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आज एक ही पार्टी है जो राजनीति के अंदर त्याग की बात करती है। दोस्तों, हम सब लोगों की पार्टी है, हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं आपसे केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव के अंदर झाड़ू पे मोहर लगाएं और अपने आसपास सब लोगों को बोलें हमारे पास पैसा नहीं है जी चुनाव लड़ने के लिए। और ये चुनाव अरविंद केजरीवाल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव योगेंद्र यादव का चुनाव नहीं है, ये हम सब लोगों का चुनाव है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश को बचाना है। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे निर्दलीय हो या कई क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवार भी, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं प्रत्याशियों के बीच रहने की संभावना है। देखते हैं चुनावी समर में कौन पहलवान किस कदर तक दूसरे पर हावी हो पाता है, कौन किसको पटकनी देता है, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। तब तक आप और हम लगातार चुनावी विश्लेषण करते रहेंगे, नतीजों पर नजर रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार जीत हुई तो किसकी हुई, कैसे हुई, और उसका चुनावी विश्लेषण करेंगे।
तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।